नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। देश की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात मणिपुर मुद्दे पर जारी हंगामे की। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाने का वीडियो सामने आने के बाद सड़क से संसद तक हंगामा मचा है। इस मुद्दे पर सरकार कटघरे में है। आज हम आपको बताएंगे कि 2 महीने पहले ही पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर कैसे पुलिस और महिला आयोग कुंडली मारकर बैठी रही। उधर मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ वहशीपन पर सियासी नफा नुकसान का खेल शुरू हो चुका है। आपको दिखाएंगे कि बंगाल में ममता ने ऐसा क्या कह दिया कि बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी की आंखों में आंसू आ गए। वहीं बताएंगे कि श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे और पीएम मोदी के बीच आज दिल्ली में हुई द्विपक्षीय बैठक में हुआ क्या। साथ ही श्रीलंका को चीन के कर्ज के मकड़जाल से निकालने के लिए भारत कर क्या रहा है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। वहीं अदालत की खबरों पर भी हमारी नजर रहेगी। मोदी सरनेम मामले में दोषी करार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने क्या कहा, यह भी हम आपको बताएंगे। वहीं वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कौन सा ऐतिहासिक आदेश दिया है, इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं देश की बात। देश की बात में सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुई हैवानियत की तस्वीर सामने आने के बाद पूरा देश गम और गुस्से से उबल रहा है। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा है। इस मुद्दे पर देश के कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं तो संसद में विपक्ष आक्रामक है। मणिपुर हिंसा के लिए विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर पीएम से संसद में बयान देने की मांग कर रहा है। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की कार्रवाई दूसरे दिन भी नहीं चल सकी। 4 मई को हुई महिलाओं के साथ दरिंदगी में समय पर कार्रवाई न करने को लेकर मणिपुर पुलिस पर भी कई आरोप लग रहे हैं। मणिपुर में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी के वीडियो के बाद सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा है। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद संसद की कार्रवाई सोमवार यानी 24 अगस्त 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष 4 मई को मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हैवानियत मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। विपक्ष मणिपुर में बेकाबू हालात के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। But what is the point of order? Lord, बोलो please. 3 words were expunged. I'm going to give you 4 words. Yesterday we said the Prime Minister should open his mouth on Manipur. His Prime Minister got expunged. Manipur got expunged. Why? It is expunged. Sir, One second. You called him a One second. Sir, No, one second. you called him a No. 4 मई को हुई इस घटना में समय पर कार्रवाई न करने को लेकर मणिपुर पुलिस पर कई आरोप लग रहे हैं। मणिपुर में 2 महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में शिकायत उसी वक्त दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। महिलाओं की एफआईआर पुलिस थाने में फाइलों के नीचे दब कर रह गई। केस दर्ज होने और घटना का वीडियो सामने आने के बीच 62 दिनों में एफआईआर 2 पुलिस स्टेशनों में धूल फांक रही थी, जबकि इस दौरान राज्य में कई उच्च स्तरीय बैठकें हुई। सुरक्षा स्थिति पर चर्चा हुई, लेकिन महिलाओं के साथ हैवानियत फाइलों में दबी रही। इन सब के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि एनसीडब्ल्यू ने मणिपुर में हुई इस घटना के पीड़ितों की शिकायत पर 1 महीने से अधिक समय तक कार्रवाई ही नहीं की। पीड़िताओं ने राष्ट्रीय महिला आयोग को 12 जून को शिकायत भेजी थी। इसमें कुकी महिलाओं के साथ ही यौन उत्पीड़न की घटना की तत्काल निंदा करने और इस पर संज्ञान लेने की अपील की गई थी। ये शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत सेल और उत्तर पूर्व सेल को भेजी गई थी। 12 जून को महिला आयोग के पास भेजी गई इस शिकायत में कुकी समुदाय की महिलाओं के साथ 4 मई से 15 मई तक हुई रेप, यौन उत्पीड़न, हत्या के कई मामलों का जिक्र किया गया था। दरअसल 4 मई को कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र सड़क पर घुमाया गया था। भीड़ ने न सिर्फ महिलाओं को सड़क पर घुमाया था, बल्कि उनके साथ अभद्रता और यौन उत्पीड़न भी किया था। इस घटना का वीडियो बुधवार को वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी हुईरेम हेरादास समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी लोगों की वीडियो से पहचान कर तलाश की जा रही है। इस मामले में पुलिस और महिला आयोग की लापरवाही साफ है।
और निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेवारी सरकार पर बनती है। लेकिन जिस तरीके से संसद में इस पर हंगामा हो रहा है, मणिपुर पर चर्चा के लिए सरकार के सहमत होने के बाद भी विपक्ष हंगामा कर रहा है, उससे तो यही महसूस होता है कि मुद्दा मणिपुर का नहीं बल्कि 2024 के चुनाव का है, जहां विपक्ष को बीजेपी को सत्ता से उतारने के लिए एक मुद्दे की तलाश है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। मणिपुर में हिंसा और महिलाओं के साथ वहशीपन की घटनाओं के बाद विपक्ष हमलावर है। मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कोलकाता में आज हुई टीएमसी की शहीद दिवस रैली में मणिपुर को लेकर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। ममता ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी का बेटी बचाओ नारा अब बेटी जलाओ में बदल गया है। ममता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब देश की महिलाएं आने वाले चुनाव में भाजपा को देश की राजनीति से बाहर कर देंगी। वहीं बंगाल हिंसा पर बीजेपी ने भी ममता पर पलटवार किया। टीएमसी की शहीद दिवस रैली में लोगों की भीड़ उमड़ी तो ममता का भी जोश हाई हो गया। फिर क्या था, ममता बनर्जी ने शहीद दिवस रैली में प्रधानमंत्री मोदी को अपने निशाने पर ले लिया। ममता बनर्जी ने मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को महिलाओं के प्रति असंवेदनशील करार दिया। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने बेटी बचाओ का नारा दिया था, अब आपका नारा कहां है? आज मणिपुर जल रहा है, पूरा देश जल रहा है। बिल्किस बानो मामले में आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। पहलवान मामले में ब्रिजभूषण सिंह को भी जमानत मिल गई। आने वाले चुनाव में देश की महिलाएं आपको देश की राजनीति से बाहर कर देंगी। कहा गया आपका बेटी बचाओ स्लोगन, आज बेटी जला रहा है, आज बेटी जल रहा है, आज मणिपुर जल रहा है, आज पूरा देश जल रहा है। बिल्किस को जो मर्डर केस का बिल्किस का वो भी आप छोड़ दिया। रेसलर के लिए जिसका खिलाफ में केस था उसको भी आप लोगों ने बेल करा दिया। आज महिला का इज्जत लेके आज लूट कर रहा है। महिला कौन है? हमारा माँ है, हमारा अम्मा है, हमारा बहन है, हमारा सिस्टर है। अगर महिला का इज्जत आप लेंगे तो सुन लीजिए, आने वाला चुनाव में महिला लोगों ने आपको इंडिया से दूर में फेंक देंगे राजनीति के लिए। ममता बनर्जी ने मणिपुर में हिंसा और महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी पर मोदी सरकार को घेरा, लेकिन ये भी तथ्य है कि ममता का दामन खुद दागदार है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा और सियासी बदला लेने के लिए महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कोई नई बात नहीं है। 2021 में विधानसभा चुनाव में टीएमसी की भारी जीत के बाद बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा हिंसा और रेप की कई दिल को दहला देने वाली खबरें सामने आई थी। पंचायत चुनाव के बाद भी ऐसी खबरें आई थी। बंगाल में हिंसा और बलात्कार को लेकर पुलिस की उदासीनता पर सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल उठा था। अब पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद लॉकेट चटर्जी ने मणिपुर और पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर विपक्ष पर दोहरा मापदंड रखने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में हो रही ज्यादतियों पर बात करते हुए लॉकेट चटर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोने लगी। हम लोग भी महिला है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटियों लोग को बचा ले। हम लोग भी देश का बेटी है, मणिपुर का भी देश का बेटी है। पश्चिम बंगाल बाहर नहीं है, पश्चिम बंगाल देश में ही है। प्रधानमंत्री जी मणिपुर का घटना के लिए कल बोला, लेकिन सब राज्यों को बोला, हमारे सब बेटियों लोगों के लिए बोला कि सब राज्यों में कानून व्यवस्था स्ट्रांग होना चाहिए। दरअसल शहीद दिवस रैली के बहाने आज ममता ने 2024 की लड़ाई में टीएमसी की रणनीति को सामने रख दिया है। रैली में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने ऐलान किया कि जिस तरह बीजेपी बंगाल के फंड को रोक रही है, इसको लेकर टीएमसी कार्यकर्ता 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन दिल्ली जाएंगे और 5 अगस्त को सभी बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव किया जाएगा। यानी ममता दिल्ली आकर राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ
अपनी जंग लड़ना चाहती हैं। जाहिर है पीएम बनने के लिए राष्ट्रीय नेता की छवि बनाना भी तो जरूरी है। उधर शहीद दिवस रैली से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में फिर सेंधमारी की कोशिश हुई। कोलकाता पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो सीएम आवास में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। इस युवक की तलाशी ली गई तो चाकू और असलहा बरामद हुआ। युवक का नाम नूर आलम है। आरोपी की तलाशी में उसके कब्जे से विभिन्न एजेंसियों के आईडी कार्ड भी मिले हैं। आरोपी की कार में पुलिस का स्टिकर लगा था। इसी में सवार होकर वो मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचा था। साल भर पहले भी ममता के सरकारी आवास में सेंधमारी की कोशिश हुई थी। कोलकाता के कालीघाट स्थित सीएम के आवास में 3 जुलाई 2022 की रात करीब 1 बजे संदिग्ध व्यक्ति घुस आया था। हालांकि उसे देखते ही सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर कालीघाट पुलिस के हवाले कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। श्रीलंका के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रमसिंघे के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। क्या कुछ बातचीत हुई और क्या हुआ, आइए जानते हैं। श्रीलंका में मचे आर्थिक उथल पुथल के बीच भारत दौरे पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की मौजूदगी में भारत और श्रीलंका के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। द्विपक्षीय बैठक के बाद राष्ट्रपति विक्रमसिंघे और पीएम मोदी ने संयुक्त बयान जारी किया। इस अवसर पर श्रीलंका के भारतीय मूल के तमिल नागरिकों के लिए 75 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न प्रोजेक्ट्स क्रियान्वित किए जाएंगे। इसके साथ साथ भारत श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में भी विकास कामों में योगदान देगा। एक्सेलेंसी, एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध श्रीलंका न केवल भारत के हित में है, बल्कि पूरे इंडियन ओशन रीजन के हित में है। मैं एक बार फिर आश्वासन देता हूं कि श्रीलंका के लोगों की इस संघर्ष की घड़ी में भारत के लोग उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Narendra Modi, Excellencies, ladies and gentlemen, friends from the media. I am honored to be in New Delhi at the invitation of Prime Minister Narendra Modi. This is my first visit to India since assuming office as President last year, and it's a visit to which myself and my government attaches the highest importance. I thank the दरअसल भारत के लिए श्रीलंका हिंद महासागर में सामरिक महत्व वाला देश है। इंडो पैसिफिक रीजन में अपना दबदबा बढ़ाने की कवायद में चीन का पिछले कुछ सालों से श्रीलंका में प्रभुत्व बढ़ रहा था, लेकिन 2022 का आर्थिक संकट श्रीलंका के लिए सबक सरीखा था। अब श्रीलंका ने भारत को अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त बताया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि उनके देश का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी धमकी या खतरे के लिए सैन्य अड्डे के तौर पर नहीं करने दिया जाएगा। विक्रमसिंघे ने साफ कर दिया है कि श्रीलंका का चीन के साथ कोई सैन्य समझौता नहीं है और न ही आगे होगा। 2022 के आर्थिक संकट में भारत ने जिस तरह से श्रीलंका की मदद की है, उसने चीन की ओर झुक रहे श्रीलंका की आंखें खोल दी हैं। श्रीलंका को समझ में आ गया है कि कौन सच्चा दोस्त है और कौन दोस्त के वेश में छुपा दुश्मन है। खुद श्रीलंकाई संसद के अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धने ने कहा है कि जिस तरह से भारत ने आर्थिक संकट के वक्त मदद दी, वैसी मदद दुनिया के किसी और देश ने नहीं की। जिस तरह श्रीलंका संसद के अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धने ने भारत को लेकर बातें कही हैं, वो ये दिखाता है कि अब श्रीलंका के ऊपर से चीन का जो असर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, या फिर श्रीलंका चीन के मकड़ जाल से निकलने में भारत की भूमिका को बड़ी उम्मीद से देख रहा है। ये भारत के लिए भी सामरिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल जब पिछले साल द्वीपीय देश श्रीलंका आर्थिक उथल पुथल में फंसा था, उस वक्त भारत ने अलग अलग तरीकों से श्रीलंका को करीब $4 अरब की मदद दी थी।
ये कितनी बड़ी मदद थी, इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि भारत की ओर से दी गई वित्तीय सहायता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की कुल प्रत्याशित विस्तारित निधि सुविधा से भी ज्यादा थी। ये भारत के पड़ोसी प्रथम नीति के तहत उठाया गया बेहद ही मानवीय और संवेदनशील कदम है। श्रीलंका हिंद महासागर में भारत का अहम पड़ोसी देश है। जब जब श्रीलंका पर संकट आया है, भारत ने अपने पड़ोसी होने के कर्तव्य को बखूबी निभाया है। पिछले साल भी जब श्रीलंका अपने सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उस वक्त भी भारत ने दिल खोलकर उसकी मदद की थी। भारत ने श्रीलंका को बचाने के लिए न केवल आर्थिक मदद की थी, बल्कि वहां खून खराबा रोकने में भी कूटनीतिक तरीके से सहायता की थी। दरअसल इंडो पैसिफिक रीजन में चीन लगातार अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसके विस्तारवादी और आक्रामक नीति का ही नतीजा है कि वो श्रीलंका में भी अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है। चीन ने धीरे धीरे श्रीलंका को अपने कर्ज के मकड़जाल में फंसाया। श्रीलंका में चीनी कर्ज का हिस्सा 1990 के दशक के अंत में सिर्फ 0.3% था, लेकिन 2000 के बाद से ही श्रीलंका के कर्ज में हिस्सेदारी लगातार बढ़ने लगी। 2016 में चीन की हिस्सेदारी बढ़कर 16% हो गई। कहानी यही नहीं थमी। 2022 के खत्म होते होते श्रीलंका में चीनी कर्ज का भंडार 7.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक जा पहुंचा। ये राशि श्रीलंका के सार्वजनिक विदेशी ऋण का 19.6% हिस्सा था। चीन ने श्रीलंका को बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए भी बड़ी मात्रा में उधार दिया। इसका लाभ उठाते हुए चीन ने श्रीलंका के साथ कुछ परियोजनाओं को अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ जोड़ दिया। पहले कर्ज बुनियादी परियोजनाओं के नाम पर दिए गए और बाद में चीन ने कर्ज की ब्याज अदायगी में सहायता और भुगतान सहायता के तौर पर कर्ज बढ़ता गया। श्रीलंका ने जब जब चीन से ऋण के पुनर्गठन किए जाने की गुहार लगाई, चीन ने उसे खारिज कर दिया। 2014 और 17 में चीन ऐसा कर चुका था। 2022 में जब श्रीलंका बुरी तरह से आर्थिक कुचक्र में फंस गया, उस वक्त भी चीन की ओर से ऋण के पुनर्गठन के लिए श्रीलंका की गुजारिश पर कोई सक्रियता नहीं दिखाई गई। लेकिन श्रीलंका के ऋणों के पुनर्गठन को 12 वर्ष के लिए बढ़ाने को भारत तैयार हो गया। भारत और श्रीलंका की ऐतिहासिक रूप से रही दोस्ती अब फिर से पटरी पर आ गई है और अब जरूरत है इसे गति देने की। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। मोदी सरनेम मामले में दोषी करार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 18 जुलाई को वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा मामले का उल्लेख करने और तत्काल सुनवाई की मांग करने के बाद गांधी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई थी। मोदी उपनाम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। मोदी उपनाम वाले लोगों की मानहानि मामले में राहुल को 2 साल की सजा मिली है। इसके चलते उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई है। ये सदस्यता तभी बहाल हो सकती है जब उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगे। गुजरात हाई कोर्ट से राहत न मिलने के चलते सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल की याचिका जस्टिस BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच में सुनवाई के लिए लगी। सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस गवई ने कहा कि उनके पिता के कांग्रेस पार्टी से करीबी संबंध थे। उनके भाई आज भी कांग्रेस के सदस्य हैं। ऐसे में दोनों पक्षों के वकील बताएं कि उन्हें सुनवाई करनी चाहिए या नहीं। पूर्णेश मोदी के लिए पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि उन्हें इस ओर से कोई आपत्ति नहीं। राहुल गांधी के लिए पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने भी जेठमलानी से सहमति जताई। इसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता और वायनाड के पूर्व सांसद द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें गुजरात में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और 2 साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से गुजरात उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती दी गई थी। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत प्रक्षक ने 7 जुलाई को ये कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था कि दोष सिद्धि पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है और इसका प्रयोग केवल दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिए।
2019 में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी और भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की तुलना करते हुए विवादित बयान दिया था। बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने इसके खिलाफ गुजरात के सूरत कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया। इस साल 25 मार्च को सूरत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम ने माना कि एक अनुभवी नेता और सांसद होने के नाते राहुल को एक पूरे वर्ग को अपमानित करने वाला बयान नहीं देना चाहिए था। सीजेएम ने राहुल को आईपीसी की धारा 500 के तहत 2 साल की सजा दी। सीजेएम ने राहुल को अपील करने के लिए 30 दिन का समय देते हुए उनकी सजा स्थगित कर दी। इस वजह से राहुल को जेल नहीं जाना पड़ा। बाद में सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल की अपील पर सुनवाई करते हुए उन्हें नियमित जमानत दे दी। उनकी अपील अभी भी सेशंस कोर्ट में लंबित है। राहुल ने अपनी दोष सिद्धि पर रोक की मांग की थी, लेकिन उसे पहले सेशंस कोर्ट ने और बाद में हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। दोनों ही अदालतों ने माना कि सामान्य लोगों के लिए लागू नियमों के तहत राहुल की सजा पर रोक लगा दी गई है, लेकिन ये विशेष रियायत मांग रहे हैं। वो दोष पर भी रोक चाहते हैं, जिसे लगाना जरूरी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने विवादित हिस्से यानी कि वजू खाना को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की अनुमति दी है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनकर सर्वे की अनुमति दे दी है। वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की गई है। कोर्ट ने एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। वाराणसी की अदालत ने हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल किए ज्ञानवापी मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वे के निर्देश देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे की इजाजत मिल गई है। कोर्ट ने सील एरिया को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई द्वारा साइंटिफिक सर्वे की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। वाराणसी जिला अदालत ने साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया है। वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी पूरे कैंपस का सर्वे होगा। ये फैसला सुनाते हुए वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। वेस्टर्न वॉल है, वेस्टर्न वॉल के पीछे जो खाली जगह है वहां पे सर्वे किया जाएगा। नीचे जो खंबे हैं, पिलर्स हैं, व्यास जी का तहखाना है, जो जगह आर्टिफिशियल वॉल से बंद है, उन सारी जगहों पे सर्वे करके कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट बड़ी दलील। मामले में 14 जुलाई को सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है, जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस साल मई में 5 महिलाओं की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिन्होंने पहले एक अन्य याचिका में मंदिर परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी स्थल पर प्रार्थना करने की अनुमति मांगी थी। मस्जिद परिसर में एक संरचना मिली थी, जिसे हिंदू पक्ष के लोगों ने शिवलिंग बताया, तो वहीं दूसरे पक्ष ने फव्वारा होने का दावा किया था। इससे पहले 6 जुलाई को ज्ञानवापी मामले में हिंदू याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि वो हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करें, जिसमें एएसआई को पिछले साल एक वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण के दौरान वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग समेत वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखकर कहा कि मामला 19 मई 2023 को शीर्ष अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जब उसने निर्देशों के कार्यान्वयन को 6 जुलाई 2023 तक के लिए टाल दिया था। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग में कहा गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में निहित निर्देशों का कार्यान्वयन सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित रहेगा। हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश वाराणसी की देखरेख और निर्देशन में ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी। पिछले साल 16 मई को सर्वेक्षण के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में एक संरचना मिली थी, जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा होने का दावा किया था। हाईकोर्ट ने 12 मई को वाराणसी जिला न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 14 अक्टूबर 2022 को शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने जिला न्यायाधीश को शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच के लिए हिंदू पक्ष के आवेदन पर कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया था।
याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी और 3 अन्य ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो देश की बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।